मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। तो बच्चों, आज की जो आपकी क्लास है वो मौर्यकालीन आर्ट की क्लास है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके पिछली क्लासें जो आपकी हुई हैं अभी तक जो हमने स्थापत्य कला के अंतर्गत हमने एक क्लास लिया है, उसमें हमने स्टोन एज और आपका इंडस वैली में नगर नियोजन, ये दो टॉपिक हमने कवर किया था। उसके बाद इंडस वैली में आपका स्नानागार और गोदीवाड़ा और अन्नागार, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिनको डिस्कस करना था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने प्राचीन इतिहास जब पढ़ाया था तो उसमें हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। और रहा वैदिक काल और 600 BC का जो स्थापत्य कला है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाता हो, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। मेंस की क्लास में इस सेक्शन को कवर कर दिया जाएगा। सीधे हम मौर्यकालीन आर्ट पे आ गए हैं। मौर्यकालीन आर्ट से आपके प्री के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसको समझना भी बहुत टिपिकल है, ठीक है, इसलिए क्योंकि मौर्यकालीन कला का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा तभी आप प्री में इसके क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मौर्य काल में ही कला अपने पूरे विकसित स्वरूप में उभर कर आती है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि किसी भी राज्य में कला का विकास या किसी भी चीज़ का विकास, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या राजनीति हो या कला का क्षेत्र हो या वैदेशिक नीति हो, किसी भी विचारधारा या नीति का विकास तब पूरी तरह दिखाई देता है जब वह राजवंश अस्थायी हो, मजबूत व्यवस्था, मजबूत राजनीतिक कंडीशन हो। तो जिस राज्य या देश की जितनी मजबूत अर्थव्यवस्था या मजबूत राजनीतिक व्यवस्था होती है, उतना ही विकसित कला का स्वरूप वहां देखा जा सकता है। तो मौर्य काल में एक अस्थायित्व राजनीति दिखाई देती है, एक अस्थायी राजवंश दिखाई देता है, एक मजबूत राजवंश दिखाई देता है, जिसके आधार पर आप देखेंगे कि मौर्य काल में कला जो है अपने विकसित स्वरूप में पूरी तरह हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो ये एक बड़ा नेसेसरी होता है कि जब तक अर्थव्यवस्था या राजवंश मजबूत नहीं होता, आप एक विकसित कला का स्वरूप नहीं देख सकते। अगर इतिहास में आप देखें तो कहा जाता है कि बाबर भी कला का प्रेमी था, बाबर भी चित्रकला को पसंद करता था, लेकिन एक अस्थायी राजवंश और मजबूत राजकोष न होने की वजह से वो कला का विकास नहीं कर सका। आप अगर देखिए इल्तुतमिश से पहले ऐबक को देखिए, ऐबक भी कला प्रेमी था, लेकिन कहा जाता है उसने स्थापत्य कला की नींव तो डाल दिया। जैसे आप देखेंगे उसके समय जो है आपके मस्जिद बनने शुरू हो गए थे, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनी, लेकिन माने इस्लामिक कला के अन्य प्रारूप जैसे मकबरा है, मस्जिद है, ये सब चीज़ें उस समय बनने शुरू नहीं हो पाए थे। मस्जिद के निर्माण की परंपरा ऐबक ने जन्म दिया, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे तो उनका स्वरूप डिफरेंट दिखाई देगा। वो सामान्यतः हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था कमजोर थी, जिसकी वजह से हिंदू मंदिर तोड़े गए। वो केवल ये नहीं है, मैंने कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस्लामिक कट्टरता की वजह से हिंदू मंदिर तोड़े गए। नहीं, इस्लामिक कट्टरता की वजह एक कारण हो सकती है, लेकिन उसका दूसरा कारण ये भी था कि इकोनॉमिकल कंडीशन तुर्कों की इतनी बेहतर नहीं थी कि वो नए सिरे से एक स्थापत्य को जन्म दे पाते, ठीक है। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि मौर्य काल में कला का एक विकसित स्वरूप इसलिए दिखाई देता है क्योंकि एक अस्थायी राजनीति, एक अस्थायी राजवंश, एक मजबूत राजवंश का आधार दिखाई देता है, जिसका नेतृत्व चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जा रहा है बच्चों। दूसरा, एक मजबूत अर्थव्यवस्था भी है, जिसका प्रदर्शन हमें कौटिल्य के द्वारा दिखाई दे रहा है। तो दोनों चीजें कहीं न कहीं कला के अनुरूप हैं, तो इसलिए कला का विकास भी मौर्य काल में बेहतर तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप लोग मैक्सिमम लोग जो है लाइव होने की कोशिश करिए कम से कम, और नए बच्चों को जोड़िए आप लोग जो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव हुई। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है आपकी। चलिए अब ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन कला, मौर्यन आर्ट, ठीक है। देखिए कहा जाता है कि
भारतीय इतिहास में कला का विकास जो है वो सामान्यतः जो है कहीं न कहीं राजकीय नियंत्रण में ही होता था। ठीक है, क्योंकि कला का विकास जो है राजकीय कला के तौर पर हो रहा था। यानी सामान्य तौर पर अगर आप इससे पहले देखेंगे तो कला का जो डेवलपमेंट है वो कहीं न कहीं राज्य के अधीन दिखाई देता है सामान्यतः। ठीक है, लेकिन लौकिक कला के अंश भी दिखते हैं। लौकिक कला का मतलब होता है जो आम जनता के द्वारा अपनी खुशियों के लिए, अपने व्यवसाय के लिए निर्मित किया गया हो। बात समझ रहे हैं, उसको लौकिक कला कहा जाता है, जिसका विषय क्या हो, सामाजिक अंश हो। ठीक, लेकिन वह कला जो राज्य के अधीन निर्मित हो, राजा के कर्मचारियों द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा, चित्रकारों के द्वारा निर्मित की गई हो, उसे हम राजकीय कला कहते हैं। बस समझ रहे हैं। जैसे मौर्य काल में अगर आप देखेंगे तो मौर्य काल में कला को दो भागों में बांटा जा सकता है। इसे हम दो भागों में बांट कर देखेंगे। एक राजकीय कला, राजकीय कला, दूसरा लौकिक कला, लौकिक कला। लौकिक कला का मतलब है आम जनता द्वारा निर्मित की गई कला। ठीक है, उसे लौकिक कला कहते हैं बच्चों। राजकीय कला में देखिए आपको कौन कौन सी चीजें दिखेंगी राजकीय कला में। राजकीय कला का विकास जो है वो राज्य के अधीन होगा, तो दो राजाओं के अधीन राजकीय कला का विकास दिखाई देगा। एक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरा अशोक। बिंदुसार के समय किसी कला का डेवलपमेंट दिखाई हमको नहीं देता। तो एक अशोक के समय राजकीय कला का विकास होता है, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य के समय होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन कौन सी राजकीय कला का विकास हुआ? पहला नगर विन्यास यानी नगर निर्माण, पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण यानी इसका दुर्गीकरण जो किया गया, इसे नगर निर्माण आप कह सकते हैं। दूसरा आप जो है चंद्रगुप्त का राजप्रसाद, राजप्रसाद यानी भवन। चंद्रगुप्त का जो राजप्रसाद है, जो लकड़ी का बना हुआ है, जो फेमस था, ठीक है, आप उसे कह सकते हैं राजप्रसाद यानी उसका लकड़ी का भवन। ठीक, इसके बाद एक और है चंद्रगुप्त की सभा। चंद्रगुप्त की सभा बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। चंद्रगुप्त की सभा, ठीक है। इस नगर निर्माण को आप पाटलिपुत्र का नगर विन्यास भी कह सकते हो। इसे आप पाटलिपुत्र का नगर विन्यास, बच्चों इसे पाटलिपुत्र का नगर विन्यास भी कहा जा सकता है। यानी पाटलिपुत्र की बसावट यानी नगर की बसावट कैसी है, ये राजप्रसाद। ठीक, तो इसको हम देखेंगे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन, यानी इस राजा ने अपने राजकीय कर्मचारियों के द्वारा यानी राजकीय शिल्पकारों के द्वारा इन तीन चीजों का निर्माण स्थापत्य कला के अंतर्गत किया है। तो ये राजकीय कला के अंतर्गत आएंगे क्योंकि राजा के द्वारा यानी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ये निर्मित है। ठीक है। दूसरा अशोक के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, तीन तरह की कलाएं देखेंगे अशोक के अंतर्गत। शिलालेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। ये तीन कलाएं अशोक के अंतर्गत देखी जाएंगी। तो ये राजकीय कला के अंतर्गत हो गई। ठीक है, इतनी चीजें राजकीय कला के अंतर्गत आएंगी। क्लियर। अब देखिए लौकिक कला के अंतर्गत क्या आती है। देखिए लौकिक कला में देखेंगे आप तो लौकिक कला में आपको मिट्टी का उपयोग दिखाई देगा। भाई गरीब लोग हैं तो मिट्टी का उपयोग भी करेंगे। लकड़ी यानी काष्ठ का उपयोग भी यहां पर दिखाई देगा, लकड़ी, और साथ साथ प्रस्तर का उपयोग भी दिखेगा। ठीक, तीन। अब देखिए अशोक के निर्माण में अगर आप देखेंगे तो प्रस्तर कला ही मुख्य रूप से दिखेगी। यहां आप लकड़ी का उपयोग नहीं देखेंगे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के कला में अगर आप आइए तो यहां पर आप मुख्य रूप से काष्ठ कला यानी लकड़ी का उपयोग आप दिखाई देगा। और क्यों दिखेगा अभी हम इसकी चर्चा करेंगे।
ये चंद्रगुप्त मौर्य की बुद्धिजीविता थी, जिसने इसका उपयोग करके अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया, तो अपने राज्य की कला को भी मजबूत किया। ये कहीं न कहीं राज्य मैंने राजा का नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करता है बच्चों, ठीक है। लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बात किया कि लौकिक कला जो है, लौकिक कला में क्या है कि लौकिक कला में सामान्यतः मिट्टी का उपयोग भी दिखेगा, लकड़ी का उपयोग भी दिखेगा और पत्थर का उपयोग भी दिखेगा। लेकिन इस कला में विषय क्या है, तो विषय के रूप में आपको क्षेत्रीय देवी देवताएं, क्षेत्रीय देवी देवता माने यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, क्षेत्रीय देवी देवता, जैसे आज भी आपके गांव की सरहद पर एक क्षेत्रीय देवी देवताओं का मंदिर होता है। सामान्य रूप से अलग अलग गांवों में उनके अलग अलग नाम होते हैं। हमारे यहाँ जो नाम है मैं उसको बताता हूँ, जैसे मरी माई का मंदिर, जैसे चौरा माई का मंदिर है, जैसे काशी वीर बाबा हैं। इस तरह से तमाम ऐसे क्षेत्रीय देवता होते हैं जो किसानों के पूज्य होते हैं। किसान क्या करता है, अपनी फसल उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए ऐसे लोकल देवताओं को कहीं न कहीं अपने उत्पादन प्रक्रिया से क्या करता, जोड़ता है। उसी तरह जैसे इंडस वैली में उर्वरता की देवी मातृ देवी को उर्वरता से जोड़ा गया था, उसी तरह यह संकल्पना हमें मौर्य काल में भी दिखाई देती है। और वो आज भी है। कहीं न कहीं जो सांस्कृतिक निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, जो कल्चरल कंटिन्यूटी है, उस कंटिन्यूटी के माध्यम से आज भी वो प्रक्रिया दिखाई देता है। आज भी जब किसान अपने मक्के को बोता है, मक्के की फसल जब होती है, तो उसके बीज को माने क्या कहते हैं, उसके फल को तोड़कर वो कहीं न कहीं सबसे पहले उस मंदिर में ले जाके भगवान को अर्पित करता है। तो ये संकल्पना आज भी हमें दिखाई देती है और वही चीज है यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। लेकिन यहां पर देखेंगे, चूंकि यहां पर एक ट्रेंड शिल्पकार नहीं दिखेगा आपको। ट्रेंड शिल्पकार कहने का मतलब है कि भाई जो राज्य का शिल्पकार होता था वह पूरी तरह प्रशिक्षित होता था, कौशल युक्त होता था। तो यहां पर आपको सुंदर कलाकृतियां दिखाई देंगी। लेकिन जो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं, ये चूंकि आम जनता के द्वारा निर्मित है, तो इसमें सुंदरता का प्रतीक आपको नहीं दिखेगा। ये सुडौल, भद्दी और मोटी है, ठीक। इनके कमर में वस्त्र दिखाई देगा। संघाट, संघाट मतलब होता है कमर के नीचे का जो वस्त्र पहना जाता है, उस पर सिलवटें दिखाई देंगी। सिलवट का कहने का मतलब है, जैसे आज के संदर्भ में अगर आप देखें तो साड़ियां, जो औरतें साड़ियां पहनती हैं, उनके फ्रंट पे देखिए तो सिलवटें पड़ी होती हैं। वो सिलवटें यहाँ पर यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों में दिखाई देती है, ठीक। कमर के नीचे उपयोग किया गया है। इनमें आभूषण का उपयोग भी दिखेगा, लेकिन ये भद्दी और मोटी है, ठीक। आभूषण का उपयोग भी दिखेगा, बालों में सजावट का उपयोग भी दिखेगा, सब कुछ है। लेकिन बनावट के तौर पर ये लगता है कि नहीं, ये प्रशिक्षित शिल्पकार के द्वारा निर्मित नहीं है, ये क्षेत्रीय शिल्पकारों के द्वारा, आम जनता के द्वारा निर्मित किए गए कला है। तो इसको हम देखेंगे। अगर आप देखें तो यक्ष यक्षिणियों की ये मूर्तियां कहाँ कहाँ पाई गई हैं, अगर इसको देखा जाए, ये प्रश्न पूछा जाता है कि यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहाँ पर पाई गई हैं, तो कहा जाता है कि मौर्यकालीन क्षेत्रीय कला के उदाहरण यानी यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति आपके पटना, सुल्तानपुर, ये सुल्तानपुर बिहार में ही है, सुल्तानपुर, पाटिलपुत्र, कौशाम्बी, विदिशा, ये वो स्थान है बच्चों जहां पर यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां पाई गई हैं। यानी कहाँ कहाँ हमने बता दिया, पटना, वाराणसी, पाटिलपुत्र, सुल्तानपुर और आपका सुल्तानपुर, पाटिलपुत्र, कौशाम्बी, विदिशा और पटना। एक और आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, मथुरा, ठीक है। मथुरा और शिशुपालगढ़ दो हैं, मथुरा और शिशुपालगढ़, ये दो स्थान और हैं जहां से ये पाई गई। देखिए ये मूर्तियां यहां पर पाई गई, ठीक। अब देखिए ये हमने लौकिक कला को डिस्कस किया आपके साथ जो है। अब हम बात करने चल रहे हैं जो सबसे आपकी मुख्य कला है, वो है राजकीय कला। तो राजकीय कला में बच्चों हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, अशोक की, ठीक है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की क्लास को हम डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की क्लास को डिस्कस करेंगे। अब देखिए राजकीय कला,
राज की कला में हमें सबसे पहले बात करना है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। देखिए मित्रों, एक बात आपको पता है कि इसमें भी सबसे पहले हमको किसे देखना है? नगर विन्यास। नगर विन्यास यानी नगर की बसावट। नगर बसावट किसका? पाटलिपुत्र का। राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा समझिए। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य या मगध के राजाओं ने एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो दुनिया के सामने प्रस्तुत किया वो ये था। कहा जाता है कि मगध का जो क्षेत्र है वो गंगा घाटी का क्षेत्र है और उसी गंगा के किनारे ये नगर क्या है? स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ जो मैदानी क्षेत्र है वो पूरी तरह क्या है? जंगलों से भरा पड़ा था और उपजाऊ मैदान के विस्तार करने के लिए मगध के राजाओं ने उन जंगलों को क्या किया? साफ किया। तो लोहे का बेहतर उपयोग करके उन जंगलों की सफाई की गई। अब देखिए, अब जंगल कट गए तो एक तरफ उपजाऊ मैदान का क्या हो गया? विस्तार हो गया। उपजाऊ मैदान का विस्तार होने के साथ साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ वो ये था कि इस मगध के जंगलों में हाथी भी बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते थे। तो यहाँ के राजाओं ने उन हाथियों को सेना में शामिल कर लिया और दूसरा प्रयोग इन हाथियों को, उस लकड़ी को हटाने में किया गया। उस लकड़ी को हटाने में किया गया। तो कहा जाता है कि ये जो लकड़ी है उस लकड़ी को भी सबसे बेहतर यूटिलाइजेशन मौर्य वंश के राजाओं ने किया और कहा जाता है कि उस लकड़ी से इन्होंने कला के प्रारूपों को जन्म दिया। जो कलात्मक डेवलपमेंट मौर्य काल में किए गए वह मगध की इन लकड़ियों का उपयोग किया गया है। लेकिन गौर करिएगा तो कहा जाता है कि पूरी तरह मगध की लकड़ियां ही नहीं हैं, उसमें साल की लकड़ियां भी बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग की गई हैं। तो साल की जो लकड़ियां हैं वो पूरी तरह मगध में ही नहीं पाई जाती हैं, वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं साल की लकड़ियां। ठीक, तो ये भी लगता है कि नहीं बाहर से भी इन्होंने लकड़ियों को क्या किया है? मंगाया है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र नगर विन्यास कैसा था। तो आप जानते हैं कि ये जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश की राजा अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु यहां पर एक पोलिब्रोथा नामक ग्राम की स्थापना किया था। तब ये क्या था? अजातशत्रु के समय बच्चों ये क्या था? पोलिब्रोथा ग्राम था। ये पोलिब्रोथा ग्राम था। लेकिन उदाइन ने इसको क्या बना दिया? राजधानी। उदाइन जो इसका लड़का था उसने इसे कैपिटल बना दिया। ये राजधानी बन गया। तो राजधानी बन गया तो ये पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। ठीक, अच्छा अब देखिए कहा जाता है हर्यक वंश के बाद शुंग वंश आता है और शुंगों के समय भी पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में बना रहा। शुंग वंश के बाद नंद वंश आया। नंदों के समय भी पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में बना रहा। लेकिन इस पाटलिपुत्र नगर का पाटलिपुत्र नगर को व्यवस्थित करना, इसकी बसावट को सुनिश्चित करना, इसका दुर्गीकरण करना, ये सारी प्रक्रियाएं माना जाता है कि किसके समय हुई? मौर्यों के समय हुई। कुछ इतिहासकार इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि यह काम अशोक ने किया या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो कहा जाता है कि मेगस्थनीज जो एक यूनानी दार्शनिक था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने एक बड़ा साफ और क्लियर स्टेटमेंट दिया था। उसने कहा कि जब मैं पाटलिपुत्रा आया तो पाटलिपुत्रा में राजप्रसाद और नगर की बसावट यानी नगर का दुर्गीकरण पूरी तरह हो चुका था। इसका मतलब है कि नगर का विन्यास यानी पाटलिपुत्र नगर का दुर्गीकरण और चंद्रगुप्त की सभा और राजप्रसाद यानी भवन, ये सारी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित किए गए हैं। अशोक का योगदान केवल उसके प्रस्तर कला में ही देखा जा सकता है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि नहीं, काष्ठ कला का विकास जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की देन थी, वो अशोक की देन नहीं थी। अब देखिए हमें इस बात को मानना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि आखिर पाटलिपुत्र नगर की बसावट कैसी है। तो चलिए बच्चों हम पाटलिपुत्र नगर की बसावट देखते हैं कि आखिर इसकी बसावट कैसी है। देखिए सपोज करो, बहुत ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए पाटलिपुत्र है, इसको आप जान ही रहे हो कि ये कहां पर है? बिहार में है। ठीक,
ये आकार में कैसा है, समांतर चतुर्भुज की तरह है। ये सपोज करो ये समांतर चतुर्भुज है। हमें गणित से बहुत मत आकिएगा, गणित हमारी बहुत अच्छी नहीं है। ये समांतर चतुर्भुज है, यानी आकार बच्चों जो इस नगर का जो आकार है वो समांतर चतुर्भुज की तरह है। समांतर चतुर्भुज की तरह है, ठीक। ये आकार हो गया, आकार इसका समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए कहते हैं कि इसकी जो ये दूरी है, ये चारों तरफ से जो इसकी ये एरिया जो है ये 9 मील है। ये कितना है, 9 मील। यानी पाटलिपुत्र जो है ये 9 मील से क्या है, घिरा हुआ है। और ये इसकी जो दूरी है ये दूरी कितना है, 1.5 मील, 1.5 मील। यानी कहने का मतलब है कि पाटलिपुत्रा जो नगर है वो परकोटा, परकोटा माने होता है दीवाल। ये जो हमने रेड लाइन खींचा इसे आप दीवाल मान लीजिए, इसे आप क्या कहेंगे, दीवाल। इसे आप परकोटा कह सकते हैं, इसे कला में परकोटा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा लंबाई है, ये पूरा ये कितना है, 9 मील। तो यानी जो नगर है वो 9 मील परकोटे से क्या है, घिरा है, ठीक है। अच्छा, अब ये दीवाल है, ये बच्चों दीवाल है, तो इस दीवाल में ऊंचाई भी होगी। इसमें इस दीवाल में क्या होगा, ऊंचाई भी होगी। इस दीवाल में क्या है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है, 19 फीट। ऊंचाई कितना है, 19 फीट है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये दीवार किसकी बनी है, ये ईंट की नहीं है, ये दीवार लकड़ी की है। ये दीवार किसकी है, लकड़ी की है। और कहा जाता है कि जो लकड़ी है, जो बम्बूज हैं, जो गोले गोले इस तरीके से हैं, इस तरीके से बम्बूज जो बने हैं, ये बम्बूज कितने हैं, 19 फीट लंबे हैं, से बनी है। वो लकड़ी के बम्बूज हैं। जैसे पेड़ की जो जड़ होती, जो तना होता है पेड़ का, यानी सीधे सीधे उस तने का उपयोग किया गया है, ठीक। और वो तना 1 फीट क्या है, चौड़ा है, और ऊंचा कितना है, 19 फीट। 19 फीट वो तना क्या है, ऊंचा है, और 1 फीट वो तना क्या है, चौड़ा है। यानी कहने का मतलब आप समझ सकते हैं इस बात को कि कितना वो चौड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है एक दीवार यहां पर और दूसरी दीवार को यहां पर लिया गया है। दूसरी दीवार यहां पर है, ठीक है। ये देखिए ठीक, हरी लाइन को आप बीच से मिटा दीजिए, ये हरी लाइन आप बीच से हटा दीजिए। सॉरी, रुक जाओ, हम 1 मिनट फिर से इसको बनाते हैं। ये देखिए बच्चों, अब देखिए ये है आपका पाटलिपुत्र। जो नगर है वो ये है, ये नगर है, ठीक है। ये क्या है, नगर है। यानी इस बीच में पूरा नगर क्या है, बसा हुआ है, ठीक। और ये जो दीवार है इसे आप कहेंगे परकोटा। ये क्या है, परकोटा, ठीक है। यानी दीवार है, ठीक, जो किसकी बनी है, लकड़ी की बनी है। और इस पे जो लकड़ी लगी हुई है वो 19 फीट क्या है, 19 फीट ऊंची है, और 1 फीट क्या है, चौड़ी है। 1 फीट क्या है, चौड़ी है, ठीक। ये जो पूरी दूरी है, ये पूरा दूरी, ये पूरी सरफेस कितना है, ये 9 मील है। ये पूरी दूरी कितना है, 9 मील है। और यहां से लेकर, ये देखिए, यहां से लेकर
ये चौड़ाई पूरा कितना है, 1.5 मील है। देखिए हम इसको इसलिए बनाए, कुछ आपको समझाना है, ठीक। अब देखिए कहा जाता है कि ये बीच में क्या है, 44 फीट। देखिए ये जो बीच का ये है, ये बीच में क्या है, एक खाई है, ये भी दीवाल है, ये भी दीवाल है, ठीक है। ये बीच में क्या है, खाई है। खाई ये कितनी गहरी है, ये खाई है कितनी गहरी, खाई की जो गहराई है, खाई की गहराई ये 44 फीट है। खाई की गहराई कितना है, 44 फीट है। और इसकी चौड़ाई कितना है, चौड़ाई बच्चों इसकी कितनी है, 600 फीट। चौड़ाई कितना है, 600 फीट है। यानी कहने का मतलब है कि पाटलिपुत्र जो नगर है ये पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया है कि नगर से लगे चारों तरफ जो है क्या किया गया, 600 फीट गहरी, 600 फीट गहरी खाई खोदी गई, सॉरी चौड़ी। ये चौड़ाई कितना है, ये 600 फीट है। ये चौड़ाई कितना है, 600 फीट है बच्चों। ये चौड़ाई कितना है, ये 600 फीट ये चौड़ाई है। और इसकी जो गहरान है, गहराई कितना है, 44 फीट। अब आप सोचिए अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करिए तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मीटर हो जाएगा, अगर इसमें मैक्सिमम 3 का भाग दे दीजिए जो भी आए। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस खाई को हम पानी से भर दें, क्योंकि गंगा के किनारे ये बसा है, अगर इस खाई को हम पानी से भर दें तो ये नगर जो है वो पूरी तरह क्या होगा, सुरक्षित होगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी बाहरी सेना को आने के लिए सबसे पहले इस खाई को क्या करना होगा, पार करना होगा, तभी वह पाटलिपुत्र के किले पर क्या कर सकता है, नियंत्रण अपना कर सकता है। बात समझे नहीं समझे आप, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है कि हमने कहा कि ये जो परिखा बनी है, ये जो दीवाल है, ये दीवाल जो बनी है जो लकड़ी की है, ये कितनी ऊंची है, 19 फीट है। और कितने मोटे लकड़ी से बना है, कितने मोटे चौड़े बम माने लकड़ी के खंभे से बना है, तो 1 फीट चौड़े लकड़ी के खंभे से बना। जैसे सामान्यतः एक फिगर अपने दिमाग में बनाइए, जैसे लिप्टस का पेड़ आपने देखा होगा, लिप्टस जो एक सुडौल तना युक्त पौधा होता है, आप उसको कल्पना करिए तो आप बहुत आसानी समझ सकते हैं। अब देखिए कहते इसी की नकल है अशोक के स्तंभ। अशोक के जो स्तंभ बने, अशोक के स्तंभों का जो आकार है वह आकार इस परकोटे में उपयोग किए गए लकड़ी के स्तंभों के एकदम समान है। तो पोते ने दादा की कला का क्या किया, नकल किया। वह ईरानी कला की नकल नहीं था, वो अपने ही परिवार के अपने दादा की कला की क्या था, नकल था। तो जो जैसे आपसे पर्सी ब्राउन ये आरोप लगाते हैं कि अशोक के स्तंभ जो है ईरान की क्या है, नकल है। तो ईरान की नकल अशोक के स्तंभ नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने अपने ही कला को क्या किया था, सीखा था, अपनी ही कला को उसने क्या किया, अपनाया। बात समझ रहे हैं। अब देखिए तो जो ये परकोटे बने हैं, ये जो परकोटे हैं, तो परकोटा ये हुआ, ये परकोटा है, ये क्या है, परकोटा यानी दीवाल। तो कहा जाता है कि जो इसी को आप प्राकार भी कह सकते हैं, इसे प्राकार भी कहा जाता है, प्राकार। लेकिन सामान्यतः बच्चों प्रकार जो है, ये शब्द जो है प्राकार, पा पे आ का मात्रा लगा है, प्राकार, ये सामान्यतः मंदिर के लिए उपयोग होता है। जैसे आप देखेंगे कि मंदिर में जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह जहां मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है, उस गर्भगृह के चारों तरफ जो दीवार उठाई जाती है उसे प्राकार कहा गया है। लेकिन यहाँ एक नगर के चारों तरफ दीवार उठाई गई है, ठीक, तो इसे भी आप प्राकार कह सकते हो, लेकिन इसको परकोटा कहिए तो ज्यादा ये अच्छा लगेगा, ठीक। अब देखिए कहते हैं ये जो नगर है, ये जो नगर है, इसमें कुल 63 कितने 63 द्वार बने हैं। कितने द्वार हैं, 63 द्वार हैं। यानी नगर में घुसने के कितने द्वार हैं, 63 द्वार बने हुए हैं, ठीक है। नगर में घुसने के 63 द्वार बने हैं। और ये जो परकोटा है, इन परकोटों में जगह जगह ऐसे होल बनाए गए हैं जहां से तीर धनुष, जहां से आप तीर धनुष बड़े आसानी से चला सकते हैं। जैसे आज भी आप जाएंगे जहां पर किला बना होता है, दुर्ग जहां पर किले बने होते हैं, वहां पर आप देखेंगे तो ऊपर से
इस तरह के होल बने होंगे कि ऊपर से अगर आप मारें तो नीचे वाले को बहुत सटीक आप निशाना बना सकते हैं, लेकिन नीचे वाला अगर आप चाहे तो उस होल से केवल आपके शरीर के कुछ भाग को ही देख सकता है, तो उसके लिए निशाना बनाना कठिन हो जाता है। लेकिन आप जब होल से देखोगे तो उसका पूरा शरीर दिखाई देगा, तो आपके लिए निशाना बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, ये तो रहा नगर। अब देखिए, अब जिन दो अन्य कलाओं की हमने बात किया, ये तो रहा पाटलिपुत्र का नगर विन्यास, पाटलिपुत्र का नगर विन्यास। इसकी जानकारी कैसे मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक अध्याय है जिसका नाम है दुर्ग विधान। देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक चैप्टर है जिसका नाम है दुर्ग विधान, दुर्ग विधान। इसी अध्याय में हमें पाटलिपुत्र नगर की बसावट, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के निर्माण, इन सारी चीजों की जानकारी मिलती है। इसी को हम वास्तु विधान भी कहते हैं, वास्तु विधान। और वास्तु माने आप जानते हैं निर्माण करना। भाई वास्तु का मतलब क्या होता है? निर्माण प्रक्रिया, यानी जैसे कहते हैं ना वास्तुकला। वास्तुकला माने स्थापत्य कला। वास्तुकला मतलब क्या होता है? स्थापत्य कला। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अब हम जो अगली जानकारी आपको देने चल रहे हैं, यानी चंद्रगुप्त का राजप्रसाद और चंद्रगुप्त की सभा, वो दोनों कहाँ होंगी? वो दोनों इस नगर के क्या होंगी? अंदर होंगी। वो दोनों कहाँ होंगी? इस नगर के अंदर होंगी। ठीक, तो चंद्रगुप्त का राजप्रसाद इसी पाटलिपुत्र में एक स्थान है जिसका नाम है कुम्रहार। कुम्रहार, इसी स्थान पर उसका राजप्रसाद यानी भवन पाया गया है, जो किसका बना है? लकड़ी का बना है। और कहा जाता है कि फाहयान ने जब इस राजप्रसाद को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया था। उसने कहा था कि सूसा और एकबतना का महल भी इतना खूबसूरत नहीं है, इसको लगता है कि जैसे देवताओं ने स्वयं आके निर्मित किया हो। तो आप सोचिए कि कितनी बेहतरीन काष्ठकला का प्रदर्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजवंश में किया। ठीक है, यानी लकड़ियों का उपयोग, यानी आज भी अगर आप देखें तो अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य का अनुपालन करें तो कहीं न कहीं हम जो है प्रकृति के क्या हैं? अनुकूल हैं। भले ही एक तरह से वृक्षों की कटावट बढ़ेगी, लेकिन अगर आप उसने पौधारोपण करते चलिए तो प्रकृति में संतुलन बना रहेगा और लकड़ियों का उपयोग जो है वो प्रकृति के अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, जो आज हम ईंट पत्थर या अन्य इस तरह से जो मटेरियल्स यूज करते हैं सड़क निर्माण के लिए या भवन निर्माण के लिए, जो प्रकृति के कहीं न कहीं विपरीत या प्रतिकूल है, अगर हम इस चीज़ को बढ़ावा दें तो वो प्रकृति के अनुकूल हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए पौधारोपण को हमें क्या करना होगा? बढ़ावा देना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है, इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? आपको याद होगा पतंजलि के महाभाष्य में। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में चंद्रगुप्त के राजप्रसाद का निर्माण, चंद्रगुप्त के महाभाष्य नामक ग्रंथ में चंद्रगुप्त के राजप्रसाद यानी भवन का उल्लेख किया है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का उल्लेख सबसे पहले कहाँ आता है, तो आप कहेंगे पतंजलि के महाभाष्य में आता है। ठीक, और ये पतंजलि मौर्य वंश से पूर्व जो राजवंश था जिसका नाम है शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। कौन? पतंजलि। ठीक है, इन्होंने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की जानकारी दिया। तो चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को अपने दिमाग में पूरा बैठाए रखिएगा, यानी अब जो राजप्रसाद निर्मित होगा उस इस पाटलिपुत्र नगर के क्या होगा? अंदर होगा। इतना दिमाग में आपके होना चाहिए, इस पाटलिपुत्र नगर के क्या होगा? अंदर होगा। ठीक, चलिए हम अब आपको बताएंगे चंद्रगुप्त का राजप्रसाद। चंद्रगुप्त का राजप्रसाद। ठीक है, तो चलिए देखिए,
ये मान लीजिए ये पाटलिपुत्रा है और ये परकोटे से घिरा हुआ है, ठीक, परकोटे से घिरा है। अब सपोज करिए ये यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद बन रहा है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? राजप्रसाद है। देखिए ये पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ है। ये स्थान कौन सा है? कुम्भरहार, कुम्भरहार नामक स्थान पर बना था। और सामान्य रूप से ये लकड़ी पूरी जो है आग लगने से क्या है? जल गई है। यानी ये भवन जो है माना जाता है कि आग लगने से क्या है? नष्ट हो चुका है। ठीक है, आग लगने से क्या है? नष्ट हो चुका है लकड़ी का भवन। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है, जिसका उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में सबसे पहले किया है, माना जाता है कि राजप्रसाद 3 भागों में बटा हुआ था। ये राजप्रसाद कितने भागों में बटा है? 3 भाग, यानी 3 कक्ष में बटा है। ठीक है, तो कक्ष में जो बटा है वो इस तरह से आप बांट सकते हैं। ये 3 कक्षों में बटा है। ठीक है, ये नगर 3 कक्ष में बटा है। जो पहला कक्ष है इसका, वह कक्ष जो है मूलतः किसके लिए है? सैनिकों के लिए, जिसे पटिया कहा गया है। कहा जाता है कि पहले कक्ष में हाथी घोड़ों के लिए गजशाला, सपोज करिए ये पहला कक्ष है, मान लीजिए ये कक्ष आपका पहला कक्ष है। इस कक्ष को गजशाला कहा गया है। क्या कहा गया है? गजशाला। यानी कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त के राजप्रसाद के अंदर ही एक भाग में सैनिक रहा करते थे। ठीक, यह हाथी घोड़ों का अस्तबल कह सकते हो आप, गजशाला है। इसी में एक और संरचना है जिसे पटिया कहा गया है। पटिया वह स्थान होता था जहां सैनिक रहते थे, जहां सैनिक रहते थे। तो इसका मतलब है कि आप अगर चाहें कि चंद्रगुप्त के ऊपर हमला कर सकें तो हमला करना आसान नहीं था। ठीक है, देखिए पहली बात थोड़ी सी हम बताना भूल गए, ये जो राजप्रसाद है ये उसकी संरचना है। राजप्रसाद, इस राजप्रसाद के चारों तरफ ये देखिए, ये चारों तरफ यहाँ पर बागवानी की गई है। यहाँ पर राजप्रसाद के चारों तरफ क्या है? बागवानी है। ठीक, राजप्रसाद के चारों तरफ क्या है? बागवानी है। ठीक, फिर इसको 3 कक्ष में बांटा गया। तो पहला कक्ष जो है जिसमें हाथी घोड़े रहा करते थे, जिसको गजशाला, और सैनिक भी सिम रहते थे, जिसको पटिया कहा गया है। ठीक, कहा जाता है कि दूसरा जो कक्ष है वो सभा के नाम से संबोधित किया गया है, उसी को मंडप कहा गया है। देखिए ये दूसरा कक्ष जो है, सेकंड कक्ष जो है, इसे सभा कहा गया है, जिसमें राजा जो है अपने कर्मचारियों के साथ, ये देखिए ये सभा है, ये क्या है? ये सभा का कक्ष है। इसमें जो है राजा जो है अपने मंत्रियों के साथ बैठक करता था। राजा जो है वो क्या करता था? मंत्रि परिषद के साथ इसमें बैठक करता था। और आप जानते हैं कि चाणक्य ने कहा है कि जिस राजा की मंत्रिपरिषद जितनी बड़ी होती है, राजा के द्वारा उतने सुयोग्य और न्यायपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद मौर्यकाल में बिंदुसार की रही, जिसमें 500 सदस्य हुआ करते थे। तो कहते हैं कि ये जो राजप्रसाद बना हुआ है, ये राजप्रसाद जो है स्तंभों पर बना है। ठीक है, यानी ये चारों तरफ जो दीवारें उठी हुई हैं ये स्तंभों पर निर्मित है। भाई इसके ऊपर एक ऐसे छत होगी, वो छत भी किस पर है? स्तंभों पर। वो स्तंभ किसके बने हैं? लकड़ी के बने हैं। ये जो स्तंभ बीच बीच में ये बने हुए हैं, यानी इसके ऊपर इसका आप त्रिविमीय चित्र देखने की कोशिश करिए। आप त्रिविमीय चित्र, 3 डायमेंशनल फिगर आप देखने की कोशिश करिए, तो इस पे छत भी होगी और वह छत स्तंभों पर बनी है। तो जो स्तंभ है उस स्तंभ पर क्या लिखा गया है? चंद्र मेरु का चित्र बना है। जो स्तंभ यहां पर हैं उस पर जो है चंद्र मेरु के चित्र बने हैं। अब देखिए चंद्र मेरु के चित्र बने हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, चंद्र मेरु के चित्र यानी मयूर के चित्र बने हैं, जो मौर्यों का क्या था? प्रतीक था। देखिए कहते हैं यहां पर लकड़ी के स्तंभों पर जानवरों का चित्र बनाया है। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वही अशोक जो है, अशोक क्या करेगा? अपने स्तंभों के शीर्ष भाग पर, अपने स्तंभों के शीर्ष भाग पर
शीर्ष भाग पर जानवरों की मूर्ति बनाएगा, जानवरों की मूर्ति बनाता है। जैसे आप सारनाथ में देखिए चारों सिंह बने हुए हैं, ये मूर्ति है। अंतर सिर्फ ये है कि चंद्रगुप्त ने चित्रकला का सहारा लिया तो अशोक ने मूर्तिकला का सहारा लिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इसने नकल किया है, किसी की भी नकल इसने किया होगा, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। बच्चों आपकी संख्या हमको देखकर बहुत ही निराशा होती है। इतनी मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, बट आपकी जो संख्या है वो बहुत ही कम है। ये लॉकडाउन का असर है या आपको समझ में नहीं आ रहा है? मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव करने की कोशिश करिए। चलिए अब देखिए यहां पर ये स्तंभों पर बना हुआ है, ठीक। तो जो राजप्रसाद है, जो माने कहने का मतलब है कि जो दूसरा खंड है सभा मंडप, वो स्तंभों पर बना है। इसमें राजा क्या करता था, अपने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करता था। और ये जो थर्ड है, ये तीसरा जो कक्ष है, ये तीसरा कक्ष जो है, ये तीसरा कक्ष, ये राजा का अंतःपुर है। अंतःपुर मतलब होता है जहां पर राजा रानी के साथ रहता था, ठीक है। तो ये तीसरा कक्ष जो है राजा का अपना व्यक्तिगत कक्ष होता था। कहा जाता है कि इसमें कक्ष के सामने यहां पर तालाब बना हुआ है, ये तालाब है, कक्ष के सामने तालाब बना हुआ है, ठीक। और ये अंतःपुर कक्ष है, लेकिन कहा जाता है यह किसी के लिए वर्जित नहीं था। स्वयं चंद्रगुप्त कहता है कि हमसे कोई भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में आकर मिल सकता है, ठीक है। और अशोक भी इसका अनुसरण करता है। तो ये अंतःपुर कक्ष है, यानी अशोक का जो राजप्रसाद है ये भी लकड़ी का बना हुआ है पूरी तरह। और इसको देखकर, इसकी सुंदरता को देखकर कहा जाता है जितने भी विदेशी यात्री आए वो आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने इसको देवताओं के द्वारा निर्मित बताया है, किसी ने इसको जो है सूसा और एकवतना के महल से सुंदर बताया है। तो ये दिखाता है कि काष्ठ कला का कितना बेहतर उपयोग जो है मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये अशोक का माने चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, राजप्रसाद था, ठीक। ये लकड़ी का पूरी तरह बना हुआ है, स्तंभों का इसमें उपयोग किया गया है। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त की सभा की तरफ। चंद्रगुप्त की सभा यानी इस दूसरे को हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएंगे। ये देखिए ये दूसरा डिटेल है, यानी कहने का मतलब है कि पाटलिपुत्र में क्या था, चंद्रगुप्त की राजप्रसाद थी, उस राजप्रसाद के अंदर चंद्रगुप्त की क्या है, सभा है, ठीक। चंद्रगुप्त की क्या है, सभा है। इसको वेन डायग्राम के द्वारा भी आप समझ सकते हो अच्छे से। देखिए क्या है, सभा है। तो इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यह है बच्चों कि ये लकड़ी के स्तंभों पर बना है। ये किस पर बना है, ये सबसे बड़ी बात कि ये लकड़ी के स्तंभों पर बना है, लकड़ी के स्तंभ पर बना है, लकड़ी के स्तंभ पर बना है, जिस पर मयूर का चित्रांकन है, जिस पर मयूर का चित्रांकन है। आगे चलकर इसकी जो तुलना है वह युधिष्ठिर के सभा से की गई है, इसकी तुलना युधिष्ठिर की सभा से की गई है। अब देखिए कहते हैं इसमें जो है 8 पंक्तियां हैं जिसमें कुल 10 स्तंभ हैं, 1 2, इसी तरह ये कितने हैं, 8 पंक्ति में का निर्माण किया गया है। इसको ध्यान समझ लीजिए आप लोग।
1 2 3 4 5 6 8 पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने स्तंभ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 स्तंभ हैं 10 स्तंभ हैं। और इन स्तंभों पर चित्र किसका है? मयूर का है। ठीक, ये स्तंभों पर टिका हुआ एक भवन है और इन स्तंभों की ऊंचाई जो है वो 14 फीट बताई गई है। ठीक है, 14 फीट बताई गई है। कहते यहां पर 2 स्तंभ हैं अलग से पूर्व दिशा में, ये पूर्व का सेक्टर है, ये पूर्व दिशा है। यहां पर 2 स्तंभ अलग से हैं जहां पर इंद्रासन का निर्माण था। यहां पर इंद्रासन, इंद्रासन का मतलब है कि वह आसन जिस पे चंद्रगुप्त क्या होता था? विराजमान होता था। तो यहां पर चंद्रगुप्त बैठता था और उसके सामने यहां पर भी आसन बने हुए थे उसके मंत्रियों के लिए। और ये छत जो है, ये छत जो इसका ऊपरी पोर्शन है छत का, ये मूलतः जो है कुल 80 स्तंभों पर क्या है? टिका हुआ है। 80 2 82 स्तंभ हो गए जिस पर ये पूरी तरह क्या है? टिका हुआ है। ठीक है, यानी 10 स्तंभ जो है 8 पंक्तियों में बने हैं और पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। ये सपोज करिए ये पश्चिम दिशा है और ये आपका जो है पूर्व दिशा है। तो कहने का मेरे मतलब है जो स्तंभों का निर्माण है वो पूर्व से पश्चिम है, यानी इधर से इधर है। इसका एरो किधर है? इधर, पूर्व से पश्चिम की तरफ यह स्तंभों का निर्माण किया गया है। और सुनिए, इंद्रासन यानी राजा यहाँ सम्मुख होगा। जैसे अगर मुगल काल में आप देखें बच्चों, तो मुगल काल में 2 भवन होते थे, एक दीवाने आम, दीवान ए आम, और दूसरा होता था दीवाने खास, दीवाने खास, दूसरा होता था दीवाने खास। ठीक, ये जो दीवाने खास होता है वही है अशोक का माने चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा, इससे तुलना कर सकते हैं। इस दीवाने खास में जो बादशाह होता था, दीवाने खास में बादशाह अपने मंत्रियों से मुखालिफ होता था, यहाँ अपने मंत्रियों से मिलता था वो। जबकि जो दीवाने आम होता है, जो दीवाने आम होता है, इसमें वह आम जनता से मिलता था। इसमें किससे मिलता था? आम जनता से वो मिलता था। ठीक है, तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के इस राजप्रसाद की तुलना आप किससे कर सकते हैं? दीवाने खास से कर सकते हैं। इसमें वह जो है अपने जो है मूल रूप से अपनी मंत्रिपरिषद से यहां पर क्या करता था? बैठक करता था। अब देखिए, कहा जाता है कि ये जो 2 स्तंभ हैं, ये 2 स्तंभ देखिए, मान लीजिए ये का स्तंभ ये है, ये कि ये है, ये 2 स्तंभ हैं। ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, चाहे ये दूरी हो, चाहे यह, ये जो दूरी है, ये 2 स्तंभों के बीच की दूरी कितना है? 15 फीट। 2 स्तंभों के बीच की दूरी, 2 स्तंभों के बीच की दूरी कितना है? 15 फीट है। 2 स्तंभों के बीच की दूरी कितना फीट है? 15 फीट है बच्चों। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि ये जो स्तंभ हैं ये भूमि पर क्या किए गए हैं? टिकाए गए हैं। ये भूमि पर टिके हैं। जबकि आप देखेंगे कि जो अशोक का स्तंभ आता है, अशोक का स्तंभ भी भूमि पर ही टिका हुआ है, लेकिन अशोक के स्तंभों में थोड़ा सा अंतर है। अशोक ने अपने स्तंभों को भूमि पर टिकाने के लिए उसने जो निचला पोर्शन है उसका एरिया उसने क्या किया? बढ़ा दिया है। इसलिए जो अशोक के स्तंभ हैं वो ईरानी स्तंभों से अलग हो जाते हैं। ईरानी स्तंभों को चबूतरे पर निर्मित करके उसको जड़ित किया गया है, बनाया गया है। ठीक, लेकिन अशोक के स्तंभ किसी धरातल पर, किसी ऊंचाई पर नहीं बैठाए गए, वो खुले आसमान में बिना किसी सहारे के टिके हुए हैं। तो वो सहारा जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो टिके हुए हैं, तो वो ये है कि उसका धरातल जो है वो क्या है? चौड़ा है। धरातल का जो पोर्शन है वो चौड़ा है अशोक के स्तंभों का। अब वो प्रक्रिया हमें यहाँ पर भी दिखाई देती है। उसी तरह ये स्तंभ, लकड़ी के स्तंभ भी बने हुए हैं। तो माना जाता है कि अशोक ने जिस कला को आगे ले गए, या अशोक ने जो कला आगे बढ़ाई अपने प्रस्तर कलाओं के माध्यम से, उन कलाओं में भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे सामान्यतः बहुत सारे इतिहासकारों ने यह आरोप लगाया कि कहीं न कहीं अशोक ने
क्या किया कि नकल किया है ईरानी कला की। तो ईरानी कला की नकल अशोक ने नहीं किया, बल्कि मौर्य काल की जो कला थी उसी को आगे कंटिन्यू करने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। और मौर्यकालीन कला की बनावट से, उसकी सुंदरता से, उसके सुडौलपन से, उस पर लगाए गए लेप से कहीं न कहीं मौर्यकालीन कला की समृद्धि हमको दिखाई देती है। और मौर्यकालीन कला ने जो प्रतिरूप हमारे सामने रखा, एक उदाहरण के तौर पर, आगे आने वाले भविष्य में उसकी नकल हमें कहीं न कहीं दिखाई देगी। ठीक है। और आज भी हमें लकड़ी की बहुत सारी ऐसी बनावट दिख जाती हैं जो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा को जन्म दिया होगा। ठीक है। तो बच्चों, आज हमारा पूरा टारगेट ये भी था कि अशोक की कला भी हमें शुरू करनी थी। क्योंकि अशोक की कला में हमें काफ़ी लंबा टाइम लेना पड़ेगा, वहाँ पर एक डिटेल से मैंने बताना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अशोक के स्तंभों का निर्माण कैसे हुआ, उसका ईरानी कलाओं से क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसकी विशेषताएं क्या है, उन सारी बातों को डिस्कस करना होगा। तो उसे अभी इस क्लास में नहीं कर सकते क्योंकि क्लास समापन की तरफ है, लेकिन कल भी हमने आपको बताया था, आज फिर हम आपको चर्चा कर दे रहे हैं कि हमारी अभी 5 बजे क्लास है। ठीक है। और 1 बजे हमारी आर्ट एंड कल्चर की जो पहली क्लास थी, जो नहीं हो पाई थी अनअकैडमी प्लस कोर्स पे, अनअकैडमी CSC पे, तो वहाँ पर जो क्लास नहीं हो पाई थी, फर्स्ट क्लास किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कैंसिल हो गई थी, वो क्लास आज 2 बजे है कल्चर की। उसमें कला, संस्कृति, सभ्यता, 3 चीज़ें बताएंगे आज हम। तो 2 बजे वो क्लास है, प्लस कोर्स पर है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर 5 बजे जो रेगुलर क्लास है वो 5 बजे अपने टाइम पर है। ठीक, प्लस कोर्स पर आर्ट एंड कल्चर की। तो वहाँ पर बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझको। और अगर आप वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं किसी कोर्स के लिए, तो वहाँ पर हमारा जो रेफरल कोड है जो दिया गया है वो SKY है। ठीक है, SKY लाइव ये कोड है। आप इस कोड के थ्रू अगर किसी कोर्स में एडमिट होते हैं तो आपको 10% का रिबेट प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हमारे थ्रू आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो 10% आपको रिबेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और बाकी हमारे जो कोर्सेज हैं वो प्लस कोर्स पर आपको जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि वहाँ पर ऑप्शनल मेंस का पेपर, ये सारी कोर्सेज वहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप जाकर प्लस कोर्स पर हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ जैसे इनरोल होंगे आप, सारी चीज़ें आपको आपके सामने डिटेल दिखाई देने लगेंगी, फिर आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज 2 बजे भी है और 5 बजे भी क्लास हमारी है वहाँ पे। तो आपसे हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग वहाँ पर आएंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड आफ्टरनून।